अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर देंगे कोरोना वायरस की नई किस्म की ओमिक्रॉन। पाकिस्तान में इसने खतरे की घंटी बजा दी है। 25 दिसंबर तक मुल्क में ओमिक्रॉन के सिर्फ 2 केसेस की तस्दीक हुई थी, लेकिन अब बात बढ़ गई है। बिल्कुल, 2 रोज में 73 अफराद में मोहलिक वायरस की तशखीस हो चुकी है। मुतासरा मरीजों की तादाद 75 तक जा पहुंची है। वजारत सेहत मुतासरा अफराद से मिलने वालों को तलाश करके उनके टेस्ट भी कर रही है। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट देखिए। जनूबी अफ्रीका से शुरू होने वाला कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन पाकिस्तान में भी तेजी से फैलने लगा। वजारत कौमी सेहत ने मुल्क भर में 75 अफराद के मुतासर होने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के ये केसेस 27 दिसंबर तक सामने आए। ओमिक्रॉन से मुतासरा 12 अफराद बैरून मुल्क से पहुँचे हैं। हुकाम के मुताबिक कराची में 33, इस्लामाबाद 17 और लाहौर में 13 ओमिक्रॉन केसेस की तस्दीक हुई। तमाम मरीजों को करंटीना कर दिया गया। मुतासरा अफराद किस किस से मिले इसका पता चलाकर टेस्ट भी किए जा रहे हैं। वजारत सेहत ने बदलती कोरोना इक़साम के बावजूद वैक्सीनेशन और SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार दिया है। ये भी वाज़ेह किया गया कि तमाम मंजूर शुदा वैक्सीन वबा के बचाव में इंतहाई मौसर हैं। कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाने वाले और अहल अफराद बूस्टर शॉट्स भी जरूर लगवाएं। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट मुल्क के दीगर छोटे बड़े शहरों में भी मौजूद हो सकता है। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत नौशीन हामिद ने समा से गुफ्तगू में कहा कि ओमिक्रॉन का फैलाव तेज जरूर है, मगर ये डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में कम खतरनाक है। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत का कहना था कि जिन शहरियों ने वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगवाए हैं, उनके मुतासिर होने के इम्कानात बहुत कम हैं। ओमिक्रॉन के जिस तरह से हम सबको पता है कि कुछ 75 के करीब केसेस जो हैं वो मौजूद हैं। 33 कराची में है, 12 लाहौर में है और 17 केसेस इस्लामाबाद में है। अगर यहाँ मैं ये बताती जाऊँ कि चूंकि हमारे पास जीनोम सीक्वेंसिंग की फैसिलिटी सिर्फ बड़े शहरों में है, इसलिए ये यहाँ पर ही डिटेक्ट हो रहे हैं। तो मगर चूंकि ओमिक्रॉन अब मुल्क में आ चुका हुआ है, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि ये दूसरी जगहों पर भी इसकी मौजूदगी होगी। फैलाव बेशक तेज है, मगर इसकी सिवियरिटी जो है वो डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में निस्बतन कम है। यानी बीमारी जो है वो इतनी सीरियस नौयत की इससे नहीं हो रही है। पर इसमें एक वजह ये भी हो सकती है कि चूंकि लोगों ने वैक्सीनेशन कराई हुई है, तो इसलिए जिन लोगों की वैक्सीनेशन हुई होती है, अगर उनको ये इफेक्ट भी करेगा तो वो बीमारी जो है वो सीरियस नौयत की नहीं होगी। ओमिक्रॉन पाकिस्तान में आ चुका है। पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत बेचैनी है। फ्रांस में भी मोहलिक वबा ने बेचैनी फैलाई है। 3,500 परवाजें मनसूख हो गई। अमेरिका में हुक्काम की तशवीश बढ़ गई। बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन ने इंग्लैंड में मजीद पाबंदियों का इम्कान मुस्तरद कर दिया। और अब खबर शामिल करें कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टार की गैर कानूनी तामीर में मुलव्विस बिल्डर और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिल्डर और मुतालिका इदारों के अफसरान के खिलाफ फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहनवाज अली कादरी। नस्ला टावर किस किस की बदयांती और मिली भगत के नतीजे में तामीर हुआ? किसने इमारत के लिए जमीन की अलॉटमेंट दी? किसने नक्शे की मंजूरी दी? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शरीके जुर्म अफराद के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सरकार की मुद्दत में थाना फिरोजाबाद में नस्ला टावर के बिल्डर अब्दुल कादिर काटेला, SBCA, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी और महकमा रेवेन्यू के अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जालसाजी, धोखादही, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल समेत 8 दफात के तहत दर्ज मुकदमे में किसी अफसर का नाम शामिल नहीं किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद तफ्तीशी टीम SBCA, सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी के दफातर पहुंची और तफसीलात जमा की। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुकदमे में किसी अफसर का नाम इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि इस मिली भगत में मुलव्विस अफसरान के नाम मालूम नहीं है। इमारत की फाइल से देखा जाएगा कि तामीर के वक्त कौन कौन से एतराज़ात लगाए गए थे और किस किस ने हटाए। डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और बिल्डिंग इंस्पेक्टर से मरहलावार तफ्तीश की जाएगी। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। तो इसी बारे में मजीद आपको बताएं, नस्ला टावर की मंजूरी किसने दी? कार्रवाई के बाद एक्शन शुरू कर दिया गया। एंटी करप्शन की टीम ने SBCA के दफ्तर पर छापा मारा तो DG बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सलीम रजा दफ्तर से गायब हो गए। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से। अली हफीज, बताइएगा।
जी बिल्कुल, नसर टावर की तामीरात का मामला है। एक बार फिर सिंध बिल्डिंग कट अथॉरिटी जो है एंटी करप्शन के रडार पर आया है। नसर टावर की तामीरात से मुतालिक जो है अप्रूवल किसने दी, कौन से अफसरान उस वक्त तैनात थे, ये जानने के लिए जो है एंटी करप्शन की टीम SBCA पहुंची है। SBCA के जो तर्जुमान है फरहान कैसर, वो फोकल पर्सन भी है एंटी करप्शन के, उनके रूम में एंटी करप्शन की टीम गई, उन्होंने तफसीलात हासिल की। जो तफसीलात थी वो फराहम की गई। सबसे अहम बात ये कि DG SBCA सलीम रजा खोड़ो जो है, जैसी एंटी करप्शन की टीम आई उसकी आमद से 5 से 10 मिनट पहले जो है दफ्तर से जो है वो अचानक चले गए। तमाम ताउन जो बताया गया तर्जुमान फरहान कैसर की जानिब से कि SBCA के हुकाम ने तमाम तफसीलात जो उनको फराहम की है और जो तहकीकात कर रही है एंटी करप्शन, उसको जो रिकॉर्ड जो रिक्वायरमेंट है उसकी रिकॉर्ड की वो फराहम किया जाएगा। 3 घंटे एंटी करप्शन की टीम जो है SBCA के दफ्तर में मौजूद रही, तमाम रिकॉर्ड की छानबीन की गई। कहा यह जा रहा है कि जो लोग मुलविस है अप्रूवल देने में, उनके खिलाफ FIA दर्ज करके जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली हफीज। और नवाज शरीफ खुद नहीं आएंगे, हम उन्हें वतन वापस लेकर आएंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ऐलान। दावा किया कि अयाज सादिक ने जब साबिक वजीर आजम की आमद का बताया तो जाती उम्रा वालों का दिल ही बैठ गया। उन्होंने अपोजिशन रहनुमाओं को दिहाड़ीदार करार दिया। कहा कि उनमें हुकूमत गिराने का दम ही नहीं। ये भी बता दिया कि मिनी बजट इसी सेशन में मंजूर करा लिया जाएगा। नवाज शरीफ को तो वापस आना होगा, नवाज शरीफ को हम वापस लेके आएंगे, इन्होंने नहीं वापस आना। 2 साल लगा के हमने काफी हद तक बरतानिया के साथ मामला जो हैं वो हल कर लिए हैं। अयाज सादिक ने कहा कि वापस आ गए। जाती उम्रा वालों को तो दिल ही बैठ गया कि अयाज सादिक साहब क्या बात कर रहे हैं। हुकूमत जो है वो गिराना इनके दम की बात नहीं है, इसके लिए लीडरशिप चाहिए होती है, इसके लिए कोई इमरान खान जैसा बंदा चाहिए होता है। 3 साल से तरीके देख गए हैं, अपने कारकुनों को कुछ चूरन भी तो बेचना होता है ना। तो बेचारे दिहाड़ीदार सियासतदान है, इनका कोई और काम नहीं है। अभी कह देंगे फलाने जो अपना इतने लोग जो हैं वो उन्होंने हमसे राब्ता कर लिया है, किसी को भी इसके ऊपर कोई सीरियस बात है। मिनी बजट शजट नहीं है, हमारी एडजस्टमेंट्स हैं। जो पिछला बिल है उसमें जो नवाज शरीफ और जरदारी पाकिस्तान के साथ कर गए हैं, देखिए ना हमारे पास ऑप्शंस हैं। या तो आप कहते हैं IMF नहीं लेते तो फिर उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अपोजिशन से पूछे ना, अल्टरनेटिव दे दें हमें, कहें IMF के पास नहीं जाएं और आप लोग ये कर लें, वो कंसिडर कर लेते हैं। बिल है ये, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये अभी इसी सेशन में ही ये पास हो जाए। आम आदमी पे कोई असर नहीं होगा इंशाल्लाह। हुकूमत मिनी बजट के लिए भी कोशिशें कर रही है। और सदर मुस्लिम लीग नून और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने जब इस बारे में बात की तो कहा मिनी बजट से मुल्क के हालात बेहतर होने के बजाय बदतरीन हो जाएंगे। शहबाज शरीफ ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मिनी बजट मंजूर हुआ तो नया साल कौम के लिए महंगाई का बदतरीन साल बन जाएगा। क्या मिनी बजट मुसल्लत करने से हालात बेहतर होंगे? हुकूमत नाकामी का एतराफ़ करते हुए कौम की जान छोड़ दे। ये मिनी बजट हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे की अमली तफसीर है। उन्होंने कहा मिनी बजट पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी पर भी हमला है। नवाज शरीफ के वापस आने से हमें नहीं, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को परेशानी है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर के एक तीर से 2 शिकार। कहते हैं जरदारी साहब पंजाब की फिक्र छोड़ें, इनकी सिंध में भी हुकूमत नहीं बचेगी। नवाज शरीफ साहब के हवाले से बड़ा शोर है, लेकिन उनका पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक है। मुस्लिम लीग नून को ये बात समझ आ रही है कि अब मियाँ साहब को वापस आना पड़ेगा। कुछ लोग उनके आने से जरूर परेशान है, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं और हमजा शहबाज साहब हैं। जरदारी साहब की सियासत ने भुट्टो साहब की लेगेसी को खत्म करा। अगर उनको कहीं कैंप करना चाहिए तो वो सिंध के वो इलाके हैं जो आज भी पसमानदा हैं। सिंध की अवाम की जान छोड़ दें और आप पंजाब की फिक्र ना करें, आपकी तो सिंध में भी शायद हुकूमत नहीं बन पाएगी। पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अगर मेरी उर्दू सही है, उस किस्म का मुहावरा है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात मुकर्रर वक्त में होंगे, उसके ऊपर भरपूर तैयारी शुरू हो गई है। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उस्मा बुखारी ने PTI को पाकिस्तान मुअत्तल तहरीक इंसाफ कह दिया। पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा इमरान खान को कुर्बानी के बकरे ढूंढने की आदत है। समा के सवाल पर बोली लगता है नवाज शरीफ के नमक में ही कमी है, जो नमक खाता है नमक हरामी करता है।
आइन पार्टी का मुअत्तल करेंगे तो आपकी पार्टी मुअत्तल हो जाएगी। कानूनी तौर पर इस वक्त जो मुअत्तल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो मुअत्तल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का घर बैठ के जो पंजाब का सदर बनाया गया, वो आज पंजाब असम्बली भी आए थे, मेरा ख्याल है स्पीकर साहब के गिट्टे गोडे पकड़ने आए थे बल्दियाती बिल के ऊपर। इमरान खान साहब को कुर्बानी के बकरे ढूंढने की बचपन से आदत है और वो अपनी हर नाकामी किसी न किसी पे डाल के जो है वो फारिग हो जाते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का मुल्क है पाकिस्तान, उनको अपने मुल्क में वापस आना है। मियां साहब के नमक पे कोई प्रॉब्लम है, जो नमक खाता है वही नमक हलाली करता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर हरबा इस्तेमाल करने के लिए अपने हुकूमत में आने के लिए हमें उन तमाम चीज़ों से ज़रूर खतरा है। हमें खतरा और तकलीफ है उनकी पैसे की सियासत करने पर। खैमा लगाएं, ये टेंट लगाएं, वैसे तो ज़रदारी हाउस इतना बड़ा कायम है तो खैमा और टेंट लगाने की तो ज़रूरत नहीं है। श्री नॉर्दर्न गैस कंपनी ने कैप्टो पावर सेक्टर को गैस सप्लाई बहाल करने का फैसला कर लिया है। गैस फराहमी का आगाज कल सुबह से किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से। लुकमान बताएगा, इस फैसले के बाद काफी हद तक बेहतरी के इम्कान हैं। जी बिल्कुल, ये गैस जो थी ये बंद कर दी गई थी। कैप्टो पावर जो प्लांट्स हैं तकरीबन 100 दिन पहले 15 दिसंबर को बंद की गई, अब बहाल की गई है। उनकी तरफ से बहुत रेजिस्टेंस थी, एप्टमा की तरफ से भी, और दीगर जो जितने बरामदी जो कारोबार वाले लोग थे, जो कारखाने थे, उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल आया, जिसके बाद हुकूमत ने आज से फैसला किया है कि कल से ये गैस सुबह 6 बजे बहाल कर दी जाएगी। और लेकिन तमाम इंस्टीट्यूशन की उन कारखानों की बहाल की जाएगी। जो अदालतों में जिन्होंने केस किया हुआ है वो अपने केस वापस लेंगे, तब बहाल होगी। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया मोहम्मद लुकमान। पंजाब असेंबली में वक्फा सवालात के दौरान वजीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब कच्ची के गैर तसल्ली बख्श जवाबात। ऑपोजिशन के साथ साथ वजीर कानून राजा बशारत ने भी अदम इत्मीनान का इजहार किया। इसी पर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल हमारे साथ हैं। मोहसिन बिलाल, ये क्या सारी की सारी सूरत हाल बनी? जी बिल्कुल, वज़ीर कानून राजा बशारत पहले ही मुतअद्दिद वज़रा से जो है वो मुतमिन नहीं है उनकी कारकर्दगी में। तो आज पंजाब असम्बली में महकमा ट्रांसपोर्ट के मुतल्लिक सवालात पूछे गए थे अरकान पंजाब असम्बली की जानिब से, और जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं जहांजेब कच्ची, वो बगैर तैयारी के ही ऐवान में आ गए और राजा बशारत से रहा ना गया और वो इस बात पर बरहम हो गए और उन्होंने चेयर को मुखातिब करते हुए ये कहा कि आप रूलिंग दें कि आज के बाद जो भी वज़ीर आए वो तैयारी करके आए। 3 साल पुराने जो हैं वो सवालात के जवाबात दिए जा रहे हैं। वज़रा जो हैं वो बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने अपडेट किया। पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती की पॉलिसी मंजूर हो चुकी, कौम को मुबारक हो। इस कौमी सलामती पॉलिसी का मकसद आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देना है। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ की वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस पॉलिसी की बुनियाद माशी तरक्की है। जो पॉलिसी है इसमें ये ओवरऑल तमाम कौमी सलामती के एलिमेंट्स को देखती है। मैं आपको इसके बुनियादी जो नकात हैं वो बता देता हूं और फिर इसका आगे का लाया अमल भी। पहली तो चीज़ ये है कि जी मूविंग फॉरवर्ड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी की पाकिस्तान बात करेगा और सिक्योरिटी का मकसद पाकिस्तान के आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाना होगा। जब आप इस चीज़ को देखते हैं तो इस पॉलिसी में नेशनल सिक्योरिटी का कोर जो है वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि जीएसपी प्लस मंसूख करने के लिए भारत ने लॉबिंग की। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन से खिताब में चौधरी सरवर ने कहा कि अफगानिस्तान में जंग मसले का हल नहीं, अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान को फायदा होगा। वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन इन अफगानिस्तान। वहाँ पे लोग भूख से मर जाएंगे, उनके पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। आप उनको मदद करें और पीस और स्टेबिलिटी अगर अफगानिस्तान में होगी तो उससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, दुनिया को भी फ़ायदा होगा। अगर आप उस रजीम को फेल करेंगे तो एन अल्टरनेटिव इज़ वेरी बैड, दैट विल बिकम ए सेफ हेवन फॉर द टेररिस्ट। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान हैज़ सफर्ड द मोस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट इन अफगानिस्तान। 70,000 के करीब हमारे लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। हमारी मस्जिदों पे, हमारे टेम्पल्स पे, आरपीएस स्कूल पे, कॉलेजेस पे, हॉली श्राइन पे उन्होंने दहशत गर्दी की है जिससे हमारा नुकसान हुआ है। 4 मिलियन रेफ्यूजीज पाकिस्तान में हैं, ये बर्डन हम अफोर्ड कर रहे हैं। राना शमीम तौहील अदालत केस में साबिक चीफ जज जीबी का सरबमहर बयान हलफी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खोल दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन न होने से मुताल्लिक़ अदम इत्मीनान पर ट्रायल करने का फैसला कर लिया। तमाम मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म 7 जनवरी को आयद होगी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए।
अपने जजेस पर एतबार न होता तो कार्रवाई शुरू ही न करता। अटॉर्नी जनरल ने कहा, राना शमीम किसी और के हाथों इस्तेमाल होने पर अगर मुआफ़ी मांग लें तो उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद न करने की हिमायत की जाएगी। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम बयान हल्फी तौहीन अदालत केस में नया साल तमाम मुल्ज़मान के लिए फर्द जुर्म की कार्रवाई का पैगाम लाएगा। जायजा समात में मुल्ज़मान इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुतमईन करने में नाकाम। अदालत आलिया ने करार दिया अब तो ट्रायल ही चलेगा। तमाम मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। दौरान समात सरबमोहर बयान हल्फी खोलने पर फ्रीकेन की तकरार के बाद अदालत के हुक्म पर राना शमीम ने खुद बयान हल्फी खोला। तस्दीक भी कर दी कि ये वही बयान हल्फी है जो उन्होंने दिया था। पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे अमजद अली शाह ने बतौर अदालती मावून कहा, बयान हल्फी आ गया है, अब इसमें जिनका नाम है वो भी बयान हल्फी दें। जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा, क्या बार कौंसिल ने बयान हल्फी को बादी नजर में दुरुस्त मान लिया और हर जज पर शक किया जा रहा है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यह कार्रवाई साकिब निसार से मुतालिक नहीं, पाकिस्तान बार कौंसिल ने उनके साथ जो करना है वो करे। यहाँ मामला इस अदालत का और हमारे एहतसाब का है। एक ऐसे जज से मुतालिक बयान हल्फी दिया गया जो बेंच में ही नहीं थे, एक बयानिया बनाया गया और उसे सच समझा जाने लगा। बयान हल्फी के बेनिफिशरीज को इसी अदालत से 2 हफ्ते बाद रिलीफ भी मिला। कहाँ गया बयानिया? चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, राना शमीम ने तहरीरी जवाब में सारा बोझ अंसार अब्बासी पर डाल दिया। मौजूदा सूरत हाल में सहाफी से सोर्स भी पूछा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है लेकिन हम सोर्स नहीं पूछेंगे। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। और हल्फनामा जमा कराते वक्त मैं अकेला था, नवाज शरीफ मेरे साथ नहीं थे। अदालत में पेशी के मौके पर राना शमीम की मीडिया टॉक, कहा जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन्हीं से पूछें। ये भी कहा कि जिस सहाफ़ी ने खबर छापी उससे फ़ोन पर टूटी फूटी बात हुई थी मगर किसी को बयान हल्फी छापने की इजाज़त नहीं दी। सहाफ़ी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के सवाल पर बोले, वकील के मशवरे पर अमल करूँगा। क्या साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार से मुतालिक हल्फनामा जमा कराते वक्त आपके साथ नवाज शरीफ मौजूद थे? अदालत में पेशी के मौके पर सहाफियों का गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम से सवाल। इसमें कितनी सदाकत है? आप कोई इस पे कमेंट करेंगे? जिन्होंने काम से पूछा ना, मैं आपने अकेले ये हल्फनामा दिया था? बिल्कुल। अदालती कार्रवाई खत्म होने के बाद एक बार फिर सहाफियों ने राना शमीम को घेर लिया, सवालात की बौछार कर दी। आपसे एक दिन पहले भी बात, बार टूटी फूटी बातें हो रही थी। पूछा गया कि सहाफी अंसार अब्बासी के राबिता करने पर आपने नो कमेंट्स क्यों नहीं कहा? पहले तो राना शमीम सहाफी से होने वाली गुफ्तगू से ही मुकर गए। मैं तो अपने भाई के जनाजे पे बैठा हुआ था, जब उसके फोन आ रहा था मेरी तो बात ही नहीं, उनसे पूछे कहाँ बात हुई है मेरी उनसे। बाद में राना शमीम ने मान लिया कि हाँ अंसार अब्बासी से फोन पर बात हुई थी। नहीं लगा था, आपसे एक दिन पहले भी बात, बार टूटी फूटी बातें हो रही थी। मैंने किसी को अलाउ नहीं किया, ना मैंने किसी को डिस्क्लोज किया है, ना किसी के पास ये मैंने भेजा। मेरे पास लेकिन आपने मना भी नहीं किया। आपने मना नहीं किया सर कि ये प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है। ये प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है। सहाफी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का सवाल किया गया तो कमाल खूबसूरती से टाल गए। कहा वक्त आने पर देखेंगे, वो करूंगा जो मेरा वकील कहेगा। जो एडवाइस करेंगे मेरे वकील साहब। शहबाज गिल ने दावा किया है कि राना शमीम ने नवाज शरीफ के साथ मिलकर बयान हल्फी तैयार किया। शरीफ खानदान नाअहल लोगों की सरपरस्ती करता है और फिर उन्हें अहम ओहदों तक पहुंचाकर अपने काम निकालता है। साबिक चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने राना शमीम को जज बनने के लिए नाअहल करार दिया था। राना शमीम ने हाई कोर्ट का जज बनने के लिए जालसाजी से अपनी उम्र तब्दील की। मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। राना शमीम साहब ने नवाज शरीफ के ऑफिस के अंदर बैठकर उनके साथ मिलकर ये बयान हल्फी बनाया। ये वही राना शमीम हैं जिनके बारे में अब एक खत आ गया फॉर्मर चीफ जस्टिस जमाली साहब का, डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज करके, जो बार काउंसिल के डॉक्यूमेंट से उनमें अपनी उम्र 1946 से बदल के 1950 करके जाली तरीके से इन्होंने जज बनने की हाई कोर्ट की कोशिश की और फिर उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी पूरी की पूरी कि ये जज बनने के अहल नहीं है। इस
لیے इनको वहाँ पर परमानेंट नहीं किया गया। ये लोग करते क्या हैं कि नालायक लोगों की पहले सरपरस्ती करते हैं, फिर उन्हें बड़े अहम ओहदों में, भले वो अदलिया हो, भले वो मीडिया हो, भले वो दूसरे गवर्नमेंट के इदारे हो, आला ओहदों पर उनकी जालसाजी के साथ तैनाती करवाते हैं। जब तैनाती हो जाती है फिर उनसे काम लेते हैं। और अभी आप देखेंगे बहुत जल्द आपके सामने और शवाहिद आएंगे कि जिस नोटरी पब्लिक के से उन्हें नोटराइज करवाए हैं उससे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट नोटराइज हुए हैं। अहम अदालती मामलात भी जानिए। सुप्रीम कोर्ट में तजावुज़ात से मुताल्लिक केस की समाअत। कराची के जिला शर्की की इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ गई। चीफ जस्टिस ने हिल पार्क की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई मस्जिद समेत तमाम तजावुज़ात गिराने का हुक्म दे दिया। इरफानुल हक रिपोर्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में हिल पार्क की जमीनों पर कब्जे से मुतालिक केस की समाअत हुई। पाकिस्तान एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के वकील ने अदालत को बताया कि पार्क की जमीन पर कब्जा करके बनाए गए 13 बंगलों में से सिर्फ 4 को ही गिराया गया है। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची से सवाल किया कि बाकी 9 बंगलों में कौन रहते हैं, क्यों नहीं गिराए बाकी मकान। गैर सरकारी तंजीम शहरी की नुमाइंदा अंबर अली भाई ने अदालत को बताया कि हिल पार्क के बालाई हिस्से पर फिर मस्जिद की तामीर शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस्लाम गैर कानूनी जमीन पर मस्जिद की तामीर की इजाजत नहीं देता। केएमसी के पास भी पार्क की जमीन पर मस्जिद का लाइसेंस देने का कोई इख्तियार नहीं। अदालत ने अल-फतह मस्जिद की इंतजामिया की नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए जमीन वापस करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कमिश्नर कराची को आइंदा समाअत पर हिल पार्क की जमीन से तजावुज़ात के खात्मे की रिपोर्ट के साथ पेश होने की भी हिदायत की। अदालत ने कहा कि पार्क में कहीं भी नमाज पढ़ने से ना रोका जाए। समाअत के दौरान कुछ खवातीन ने शिकायत की कि असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद शौहर से मिलकर ब्लैकमेल करती हैं। अस्मा बतूल ने अपने मुख्तार कार शौहर से मिलकर नक्शे बनाती हैं और कार्रवाई नहीं करती। अस्मा बतूल ने तेज आवाज में बोलने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस ने रोक दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि इस तरह के काम मत करें, अब नौकरी से जाएंगी और फिर कभी जॉब भी नहीं मिलेगी। क्या हम बताएं कि पार्क कैसे बनाना है और कैसे बचाना है। समाअत के दौरान जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने रिमार्क्स दिए कि कुछ लोग कहते हैं कि हम ऑब्जर्वेशन देते हैं। क्या सारा मुल्क अंधा हो चुका है जो नजर नहीं आ रहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग हम पर मुसल्लत हैं और काम करने को तैयार नहीं। ये हमारे मुलाजिम हैं, हम इनके मुलाजिम नहीं, इनको काम करना होगा। अदालत ने अपने हुक्म में भी वाज़ेह किया कि हिल पार्क की हुदूद से दोनों मसाजिद, मज़ार और कब्रिस्तान भी ख़त्म करना होगा। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। मजीद इसी पार्क के हवाले से आपको बताएं, जहां 4 बंगले तो गिरा दिए गए मगर अब भी 9 बंगले बाकी हैं। किन बंगलों की बात की गई, समा के नुमाइंदे अली हफीज से जान लेते हैं, जो कि अब से कुछ ही देर पहले हिल पार्क में ही मौजूद थे। जी अली हफीज। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज समाअत के दौरान जहां का जिक्र हुआ था, हम उसी मकाम में मौजूद हैं हील पार्क पर, जहां पर जो है 13 बंगले बनाए गए थे कब्जा करके, जिसमें से जो कराची की शहरी इंतजामिया है उसने 4 बंगले सिर्फ मिसमार किए। बाकी आपको कैमरामैन सनल्लाह दिखाएंगे। आपको इस वक्त भी जो है वो बंगले नज़र आ रहे हैं, फुटेज में आप देख सकते हैं। कब्जा करके जो है अराजी पर जो कोर्ट में आज गुफ्तगू भी हुई उसमें बताया जा रहा है ये बंगले हैं 13 जो टोटल बंगले थे, इसमें 4 सिर्फ मिसमार की गए। बाकी बंगले किन के हैं, कौन लोग हैं, ये इस बारे में जो इंतजामिया को हिदायत जारी की गई है कि तफसीलात लेके फौरी तौर पर जो है इन बंगलों को जो है मिसमार करने का कहा गया है। लेकिन अलमिया ये है कि कमिश्नर कराची हो या डिप्टी कमिश्नर ईस्ट हो या जो सोसाइटी है उसके इंतजामिया हो, तमाम लोग जो है कहीं कहीं जो है बयान दे रहे हैं, लेकिन इन बंगलों को मिसमार करने का अमल जो है वो तातुल का शिकार है। ये कार्रवाई नहीं हो रही। कब ये मिसमार किए जाएंगे, इनमें कौन कौन रिहाइश पजीर है, ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब जो है कराची की शहरी इंतजामिया जो है खासतौर पर कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर ईस्ट जो है वो जवाब देने से कासिर है। मोहम्मद अली हफीज अपडेट कर रहे थे। एक और अहम फैसला अदालत का आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तारिक रोड पर मदीना मस्जिद की जगह पर 1 हफ्ते में पार्क बहाल करे ऐसा हुक्म दे दिया। अदालत ने तारिक रोड की दुरुस्त हुदूद मालूम न होने पर एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी और डीसी ईस्ट को डांट पिला दी। कहा आप लोग दफ्तरों में बैठकर चाय पीने और गपशप लगाने आते हैं। इरफानुल हक की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तारिक रोड पर पार्क की जमीन पर मदीना मस्जिद तामीर की समाअत हुई।
एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मस्जिद का औकाफ से ताल्लुक नहीं, तो चीफ जस्टिस ने डीसी ईस्ट पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप लोगों को कुछ करना है या नहीं, या हमारे इंतजार में बैठे रहना है? क्या आपका काम सिर्फ कागज इधर से उधर करना है? अदालत की तलबी पर एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी ईस्ट पेश हुए और बताया मस्जिद पार्क की जमीन पर तामीर हुई है, अदालत हुक्म दे तो कार्रवाई करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप लोगों को देखकर हैरानी होती है, आपका काम है और हमारे हुक्म का इंतजार करते हैं, आपको किस लिए बिठाया गया है? चीफ जस्टिस काजी अमीन ने कहा, ये इबादत गाहें नहीं, अकामत गाहें हैं, न बिजली का बिल न कोई और बिल। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जाकर देखें, बैरियर टाउन बिल्डिंग के साथ ब्रिज बन गया है, कौन करवा रहा है ये सब कुछ, क्या किया है इस शहर के साथ, नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है। ये शहर जर्मनी, जापान, पोलैंड की तरह दोबारा बनेगा। 200 गज पर 8 मंजिला इमारतें बना दी, जलजला आएगा तो सब खत्म हो जाएगा, करोड़ों लोग मर जाएंगे, अगर आप बचे तो आप पर खून होगा लोगों का। आप लोगों को क्या परवाह, सोचते हैं मैं तो चला जाऊंगा रिटायर होकर, बाहर लाइफ एंजॉय करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने मदीना मस्जिद की जगह पर 1 हफ्ते में पार्क बहाल करने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ इरफान उल हक, समा, कराची। डिफेंस कॉम्प्लेक्स के लिए अलॉट एरिया से बाहर तामीरात के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। वजारत दिफा और दाखिला के सेक्रेटरीज के अलावा चेयरमैन CDA को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दिया गया है। चीफ जस्टिस कहते हैं कि बड़े आदमी की हर चीज़ रेगुलराइज हो जाती है, ये अदालत अब एक गरीब की झुग्गी भी गिराने नहीं देगी। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। आप लॉ ऑफिसर होकर कानून के खिलाफ बोल रहे हैं, हर वक्त कानून तोड़ा गया, ये शहीदों की भी तौहीन है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला डिफेंस कॉम्प्लेक्स के लिए अलॉट एरिया से बाहर तामीरात के खिलाफ केस की समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल पर बरस पड़े। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये विफाकी दारुल हुकूमत नहीं बल्कि अशराफिया है, यहाँ कोई रूल ऑफ लॉ नहीं। गरीब की झुग्गी हो तो सारे कानून बताते हैं, अमीर की जगह हो तो नक्शे लेकर आ जाते हैं। अदालत का फैसला है, एक ईंट भी CDA की मंजूरी के बगैर नहीं लगा सकते। अगर मैं भी कानून के खिलाफ जाऊँ तो CDA एक्शन ले। अदालत ने विफाकी हुकूमत और वजारत दिफा को कानून की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदारान का तयन करने का हुक्म दे दिया। CDA को हिदायत की कि गैर कानूनी तामीर का कब्जा लेकर आइंदा समाअत पर आगाह किया जाए। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म जारी करते हुए समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। खबरों में आगे देखिए, मशल का सफर। ऑस्ट्रेलिया ने बॉक्सिंग डे टेस्ट 1 इनिंग्स और 14 रन से जीतकर सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। कैंगरूज एशेज बरकरार रखने में कामयाब रहे। रशीद कुमरानी 90 की दहाई में बॉक्सिंग रिंग में पाकिस्तान के किंग थे। सेफ गेम्स और एशियन इवेंट में गोल्ड मेडल्स जीते, 10 साल नेशनल चैंपियन रहे। मगर आज बॉक्सर रशीद कुमरानी के पास इलाज के पैसे तक नहीं। एक्सीडेंट में बाजू टूट गया और फिर क्या कुछ रहा उनके साथ, आपको दिखाते हैं। एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट के बाद इनके पास इलाज करवाने के लिए अभी इतने भी पैसे नहीं हैं कि ये बाकायदा तौर पर अपना प्रॉपर इलाज करा सकें। बैंडेज की जगह इन्होंने टायर के ट्यूब बांधे हुए हैं। मेरी माली फाइनेंशियल सपोर्ट की जाए, मेरा इलाज कराया जाए। पाकिस्तान गवर्नमेंट में हमने इंडिया के लिए नहीं खेला, हमने इस मुल्क के लिए खेला है। इस मुल्क के लिए हमने अपनी सर तोड़ जान लगा दी। क्यूबा, पाकिस्तान का हलाली परचम जब सुर्ख हुआ, कौमी तराना बजा, आंखों में आंसू भी आए, मगर उस जगह पे मैंने किया कि जब पाकिस्तान को देखते कि ये पाकिस्तान का झंडा जब सुर्ख हुआ, बुलंद हुआ, तो मेरा सीना चौड़ा हो गया। मगर वहाँ तो करते हैं, मगर यहाँ आने के बाद हमको घास भी नहीं डालते। डॉक्टर बोले आप ताहयात आपको ये दवाई खानी है। अब डॉक्टर के 1200 से 1500 रुपये की दवाई है, 2 हफ्ते से मैंने नहीं ली। आगे बढ़े, कॉमनवेल्थ गेम्स की मशाल का कराची सफ़र का आगाज़ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दरसगाह सिंध मदरसतुल इस्लाम से हो गया। 7 सितंबर को बर्मिंघम से अपने सफ़र का आगाज़ करने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स की मशल कराची लाई गई है, जहां कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दरसगाह सिंध मदरसतुल इस्लाम में तकरीब का इनेकाद करके यहां से मशल के कराची सफ़र का आगाज़ किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स की मशल को मज़ार कायद पर वज़ीर आला सिंध के हवाले किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने कहा, मशल मलका की नेक नियती और बरतानवी शहरियों की नेक ख्वाहिशात की अलामत है।